हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सोशल साइंस का ज्योग्राफी वाले पोर्शन का फर्स्ट लेसन। ठीक है, तो इसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लेसन को पढ़ने से पहले हम आपको आज पढ़ाएंगे सौर मंडल में पृथ्वी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ने को मिलें। डेली हम आपके लिए 6, 7, 8 के एक एक वीडियो लेकर आते हैं और बहुत अच्छे से आप इसके साथ चैनल के साथ पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले प्रतीत होते हैं, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन मगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग तरह की होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, शाम को जब जैसे ही आकाश में शाम होती है तो आपको पहले दिखाई देता है कि 1-2 चमकते हुए कई सितारे आपको दिखाई देते हैं, बिंदु जैसे दिखते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे आकाश में तारे छोटे छोटे चमचमाती चीज़ों से, वस्तुओं से भर जाता है, जो कि जिनको आप तारा कहते हैं। और कुछ तो धुंधले होते हैं, कुछ इसमें से बहुत हल्के टिमटिमाते हैं और कुछ जो है बहुत तेज़ टिमटिमाते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो बिल्कुल स्थिर रहते हैं और कुछ टिमटिमाते ज़्यादा हैं। किसी की टिमटिमाहट चंद्रमा के समान होती है। ठीक है, तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ अब आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इसके साथ आपको क्या दिखता है, आकाश में एक चंद्रमा भी दिखाई देता है, और जो अलग अलग आकार अलग अलग स्थितियों में हमें दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र की लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। तो पूरा चंद्रमा जो है आपको कब दिखाई देता है, 1 महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। और दिन कभी आपको छोटा दिखता है, कभी थोड़ा बड़ा दिखता है, कभी आधा दिखता है ना। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है, पूर्णिमा होती है। इस रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, 15 दिन के बाद इसे नहीं दिखते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जो बिल्कुल अंधेरी रात होती है वो क्या होती है, अमावस्या की रात होती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा की रात में, अगर अमावस्या की रात में आसमान साफ है तो आराम से आसमान को देख सकते हैं आप। ठीक है, क्या आपको इस पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते? क्या आपने कभी सोचा है डियर स्टूडेंट कि हम दिन में इन चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते हैं और चंद्रमा को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, जबकि ये तारे रात में, दिन में भी अपनी जगह में ही होते हैं और चंद्रमा भी। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा ये सब वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, इनको क्या कहते हैं, हम इन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे समस्त वस्तुएं जो रात के समान आकाश में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं, हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं क्या होते हैं, बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं, जो कि गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा भी होती है और प्रकाश भी होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। इन खगोलीय पिंडों को, जो पिंड आकाश में हमें दिखाई देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तारा भी कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य को भी क्या कहा जाता है, एक तारा ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इसमें आपको करके देखने के लिए भी दिया है, ये है, आओ करके कुछ देखें। ठीक है, आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च की, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई की। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। ठीक है, अब टॉर्च के कांच के चारों ओर से एक वृत्त खींचे। जहाँ पे कांच आया है उसके चारों ओर एक गोला आपको खींच देना है। कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद कर दो। अब उस गोले में आपको छोटे छोटे छेद कर देने हैं। ठीक है, अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें और टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेट कर एक रबर बैंड लगा दें। अब क्या कह रहे हैं कि कांच को
छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच के सामने की तरफ रखें, ठीक है। और टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेट देना है, ठीक है। और एक रबर बैंड लगा दें। ध्यान रहे कि टॉर्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। टॉर्च की स्विच को जो है बाहर रखना है, ठीक है। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर आप खड़े हो जाइए। अब अंधेरे कमरे में आपको जाना है और कुछ दूरी में इस टॉर्च को लेकर खड़े हो जाना है और घर की सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। इन दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु दिखेंगे आपको, जैसे आकाश में चमकते हुए तारे दिखते हैं। अब आपको क्या दिखाई देगा? सामने दीवार में सारे बिंदु छोटे छोटे दिखाई देंगे, जैसे कि आसमान में जो है सारे तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। उसके बाद आप दोबारा क्या करना है आपको प्रैक्टिकल? दोबारा कमरे की सारी बत्तियों को जला देना है, तो सभी बिंदु जो है आपको गायब दिखेंगे, कोई भी नहीं दिखाई देगा। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जैसे रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्य जब उदय होता है तो उसके बाद गायब हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो भी तारे रात को आपको आसमान में दिखाई देते हैं वो भी सूर्य के समान ही हैं, ठीक है। लेकिन हमसे जो है बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो हमसे जो है बहुत अधिक दूरी पे हैं और अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं और हम उनका प्रकाश और ऊष्मा महसूस नहीं कर पाते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई, ये तो आप सभी जानते होंगे। कोई भी चीज़ हम दूर से देखते हैं तो छोटी दिखाई देती है हमें। अत्यधिक ऊंचाई पर जैसे जहाज उड़ता है तो वहाँ से वहाँ हमको कितना छोटा दिखाई देता है दूर से, लेकिन उतना छोटा होता नहीं है। जब आप जहाज़ से नीचे हमको देखेंगे, आदमियों को देखेंगे, तो आपको वो भी छोटे छोटे दिखाई देंगे, है ना। रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। रात में जो है तारों के द्वारा विभिन्न अलग अलग समूह दिखते हैं, तो इन्हें विभिन्न आकृतियां आपको दिखती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है। एक साथ 7 तारे एक जगह पर आपको दिखाई देते हैं, जिसे कि 7 तारों का समूह भी प्राचीन काल से कहते हुए आए हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों में नक्षत्र मंडलों को दिखाए। कोई बड़े व्यक्ति के साथ आप जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो आपको सारे ये तारों सप्त ऋषि का झुंड जो है आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो उत्तर दिशा में उत्तरी तारा आता है इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ठीक है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, ठीक है। सप्त रेखा, ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है, ये ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। तो सप्त ऋषि जो इसके सामने आए हैं ये सारे जो हैं सप्त ऋषि हैं, और इसके साथ से अगर ये रेखा खींची जाएगी तो यहाँ पे आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें कि ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये जो है अन्य तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जिसका अर्थ होता है कि चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हम जिस पृथ्वी में रहते हैं, आप लोग और हम लोग जिसमें रहते हैं, वो भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो हमको अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है? हमें सूर्य के द्वारा मिलती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? सूर्य है, ठीक है।
पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, कुछ रोचक तथ्य ये हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों के रूप में होते हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चाहिए। देखिए इस तरह के छल्ले जो इस चित्र में दिखाए गए हैं, ये इस तरीके से ये सौरमंडल आपको दिखाया गया है। ठीक है, सौरमंडल ये आपको दिखाया गया है। ये कहाँ कहाँ पे इसमें क्या है, ये देखिए, ये यूरेनस है, ये शनि है, ये बृहस्पति है, सब आपको दिखाए गए हैं इस चित्र में। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सौर सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार का सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य का जो परिवार होता है उसे क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। सौर शब्दों का उपयोग करते हुए आपसे कहा जा रहा है कि और शब्द भी आप लोग लिखिए। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर ग्रह लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो पृथ्वी से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो डियर स्टूडेंट, चंद्रमा क्या है, आसमान में जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है वो क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है, पृथ्वी हम जिसमें रहते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है और इसके चारों ओर जो है चंद्रमा वो चक्कर लगाता है, जो कि इसका उपग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी के समान ही 7 अन्य ग्रह भी हैं जिन्हें भी सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, उनमें से कुछ के पास अपने अपने चंद्रमा भी हैं। अब देखिए सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल का निर्माण क्या करते हैं, सूर्य, इसके 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं जो क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड भी इसमें मिलते हैं, जिन्हें जो कि सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हम इसे सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। इसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। तो ठीक है, चलिए हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है, सौरमंडल के सबसे केंद्र में स्थित कौन होता है, सूर्य होता है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत कौन है, सूर्य है। ठीक है, हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अगला है ग्रह। अब ग्रह क्या होते हैं, ग्रह आपने पढ़ा। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इस आधार पर आप कर सकते हैं याद। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है, कौन सा ग्रह है कहा जाएगा आपसे, तो आप कहोगे बुध ग्रह। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने वाले केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 विसिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अगला ग्रह क्या है, पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह जो है पांचवा आकार में सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भू-आब कहा जाता है। इसके आकार को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जहां हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं, जीवन हमारा चल सकता है, जो हमारे अनुकूल है, वो संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी जो है हमारे अनुकूल है। यहाँ न तो ठंडा है न ही अधिक गर्म है। यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी को सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी दिखाई देती है आपको नीले रंग की, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई होती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी में नीला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। अगला है चंद्रमा। अगला ग्रह कौन सा है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास क्या है, केवल एक उपग्रह है। ठीक है। चंद्रमा, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो ये जो है हमारी खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह हमसे कितनी दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से जो है चंद्रमा की दूरी है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी से कितने समय में सूर्य का प्रकाश जमीन में पहुंचता है, पृथ्वी में पहुंचता है, तो इसके लिए 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है। दूसरा रोचक तथ्य हमारे पास है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1959 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया। क्या आप लोग जानते हैं कि कोई भारतीय, सबसे पहला भारतीय कौन गया चंद्रमा पे, तो वो थे राकेश शर्मा। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। ठीक है। चलिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और देखिए अब क्या है, मानव निर्मित उपग्रह। आजकल एक मानव निर्मित उपग्रह भी बनते हैं। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। आजकल जो मानव निर्मित उपग्रह बनाए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं ना, रॉकेट के द्वारा भेजे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले मंगलयान चंद्रमा के लिए यान भेजा है, जो चंद्रमा में पहुंच